विद्यार्थियों नमस्कार। अपना आज का ये जो वीडियो है कक्षा 12वीं के हिंदी अनिवार्य के फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो गज़लें हैं उन पर आधारित है। इसका एक वीडियो मैंने जो आपको डाला है, अपलोड किया हुआ है, वो था अपने इनकी रुबाइयों पर। और ये जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो है वो गज़ल पर आधारित है। तो पहले उसको पूरा देखें और उसके बाद में इसको आप बिना स्किप किए देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना कमेंट करके राय भी ज़रूर दें, आपका प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो गज़ल है फिराक गोरखपुरी की, उसका हम अध्ययन करते हैं, शय प्रसंग व्याख्या करते हैं। आप अच्छी तरह से समझिए और छुट्टियों में इसका अध्ययन करके समय का सदुपयोग कीजिए। गज़ल तो यहाँ पर जो प्रसंग हो जाएगा अपने कि प्रस्तुत अवतरण या काव्यांश शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल से लिया गया है। और इसमें कवि ने प्रकृति का जो सुंदर वातावरण है उसका वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने दो चीज़ों का सहारा लिया है, फूल और रात्रि का बहाना लेकर के प्रकृति की अति सुंदर जो छटा है उसकी व्याख्या यहाँ पर की है पहले में। तो यहाँ पर देखो, नौ रस, नौ रस का मतलब नए रस से, गूंज से यानी कलियाँ, पंखुड़ियाँ, और नाजुक यानी कोमल, गिरे यानी गांठें, या यहाँ पर संध्या अलंकार है। और भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी खड़ी बोली भाषा है। रंगो बू, बू यानी सुगंध खुशबू, गुलशन बगीचा, और पर तोले, पर यानी पंख। तो इस प्रकार इसमें संध्या अलंकार भी है। और मानो अपनी गांठें खोल करके, तो इसमें आपकी उत्प्रेक्ष अलंकार भी हो जाएगा ऊपर वाले में। मनो, मानो, जनो, जानो, ये इसके वाचक शब्द हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखो प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि क्या कह रहे हैं, फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं प्रकृति का सुंदर मनोरम वर्णन करते हुए कि नौ रस गूंचे, यानी कि जो कलियाँ हैं वो नए रस से भरी हुई है, और पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोले। तो जो कोमल फूल होते हैं या कलियाँ होती है, जब वो रस से भरी हुई होती है तो उसको कहा गया कि ऐसे लगता है जैसे मानो वो अपनी कोमल पंखुड़ियों को खोल करके जैसे आकाश में मानो उड़ना चाहती हो, यानी कि पंखुड़ियाँ खोल करके धीरे धीरे वो खिल रही है। और उसी को कहा है गिरे खोले यानी गांठे खोले। धीरे धीरे पंखुड़ियाँ फैलती है फूलों की, तो कली है वो बाद में फूल बनती है, तो वो उसकी पंखुड़ियाँ खुलती है। इसी को कहा गया नाजुक गिरे खोले, यानी कि पंखुड़ियों को फैलने को ही गांठे खोलना कहा गया है। अब वो गांठे खोल करके करना क्या चाहती है कि जैसे मान लो वो आकाश में उड़ जाने के लिए, यानी कि पूरे आसपास के परिवेश और वातावरण में अपनी सुगंध और खुशबू, रंग और बू यानी खुशबू, सुगंध को परिवेश में आसपास के वातावरण में फैलाने के लिए मानो पर पंख फैला करके उड़ना चाहती हो। इस प्रकार जो है वो पूरे वातावरण को सुगंध में और जो है वो खुशबूदार बनाना चाहती है, या सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों यहाँ पर इसका कि नए रस से भरी हुई जो कलियाँ हैं वो फूल बन रही है, और अपनी खुशबू को पूरे वातावरण में फैलाने के लिए मानो पंख फैला करके उड़ना चाहती हो, यानी कि वातावरण में चारों ओर सुषमा सुगंध फैल रही है। दूसरे में देखो विद्यार्थियों क्या है, यहाँ पर कवि को किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ रही है रात्रि में, तो इसी को कवि ने यहाँ पर बताया। तारे आंखें झपकावे, जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा मतलब कण कण है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तुम भी सुनो ओ यारों, यारों यानी दोस्त, सब यानी रात्रि में, सन्नाटा यानी मौन, कुछ बोले। तो पर यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि रात हो गई है और रात में तारे जो टिमटिमा रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो आंखें झपका रहा हो कोई व्यक्ति, यानी कि तारे जो है वो झपका झपका कर, कहने का मतलब है वो सोना चाहते हैं, इस प्रकार दृश्य है। जर्रा जर्रा यानी कि पूरी कण कण है, वो सभी सोए हुए हैं पूरी रात्रि में, चारों ओर सन्नाटा है। और इसी सन्नाटे में कवि कह रहा है कि हे दोस्तों तुम भी सुनो, रात के इस सन्नाटे में कुछ मुझे बोलता हुआ प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है। सन्नाटे में कुछ बोले है, यानी कि रात, कहने का मतलब है, बोलने का तात्पर्य क्या है कि रात्रि में सन्नाटे के बावजूद भी कवि को अपने खास जो प्रिय व्यक्ति है उसकी याद आ रही है। तो ये यहाँ पर आपको करना है। प्रसाद गुण है और सुंदर वर्णन इस गज़ल में किया गया है। आगे वाली गज़ल देखो विद्यार्थियों हैं कि
इसका भी आपको सप्रसंग वाक्य में आपको लिखना होगा कि सफल होना और असफल होना या किस्मत को दोष देना या दूसरों की बुराई करना खुद के चरित्र का ही प्रस्तुत करना होता है, ये इसका वर्णन किया गया। तो जैसे हम देखते हैं जब हम असफल होते हैं तो किस्मत को दोष देते हैं और किस्मत हमें दोष देती है कि तुमने मेहनत नहीं की, आपने कोशिश नहीं की। तो एक दूसरे पर दोनों पर प्रत्यारोपण आरोप दोषारोपण होता है, वही बताया गया है। क्या है, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है, दोनों को एक काम मिला है। क्या काम मिला है, किस्मत हमको रो लेवे, किस्मत हमको रो लेवे। इसका तात्पर्य क्या विद्यार्थियों, इसका अर्थ है कि जब हम जो है वो असफल होते हैं जीवन में या असफलता हाथ लगती है तो किस्मत को दोष देते हैं और किस्मत हमको रो ले। किस्मत उस समय हमें दोष देती है या किस्मत कहती है कि तुमने मेहनत नहीं की और प्रयास नहीं किया, इसलिए तुम असफल हुए। तो यही कवि ने यहाँ पर बताया, हम किस्मत को, और हम जो है वो भाग्य को कोसते हैं कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इस प्रकार हम किस्मत पर दोष डालते हैं और किस्मत हम पर दोष डालती है कि आपने जो है वो मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, इस कारण ये बुरी हालत या विपरीत परिस्थितियाँ हुई और फिर वो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है निराशा और असफलता में दोनों रोते हैं कि किस्मत तो हमारी खुद की बुरी हालत देख करके रोती है और हम अपनी बुरी किस्मत को देख करके जो है वो किस्मत को दोष देते हैं, एक दूसरे पर दोनों पर दोषारोपण होता है। फिर देखो आगे क्या लिखा कवि ने आगे वाली गज़ल में, जो मुझको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके वे मेरा पर्दा खोलें। तो यहाँ पर पर्दा शब्द का मतलब होता है गुप्त या निरहस्य, भेद खोलना या अपना पर्दा खोलना या खुद का पर्दा खोलना। तो खुद की कमजोरियाँ बताना मतलब या दूसरों की कमजोरियाँ बताना, सुनना, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो आपको पता है विद्यार्थियों, जैसा कि हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब खुद की जो है वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की अपने मुंह से बुराई करता है ना, तो हमेशा वो एक तरीके से खुद की ही बुरे चरित्र को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, दूसरे की नहीं। खुद की कमजोरियाँ ही वो दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। ये कवि ने कहा जो मुझे बदनाम करे, तो कवि कह रहा है जो मेरी निंदा करते हैं काश वे समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी कमियों या बुराइयों को दूसरों के सामने खोल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरे की बुराई करना खुद की कमजोरियों को उजागर करना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों की बुराई करना या अवगुणों को या दोषों को निकालना या बताना एक तरीके से खुद की ही बुराई करना है, तो नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ईर्ष्या और घृणा दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। हम दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, तो खुद ही बदनाम होते हैं पहले, क्योंकि दूसरा हमारे पर धारणा ये रखता है कि इस व्यक्ति में देखो अवगुण है, तब ये दूसरे की बुराई कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अगली है देखो, अगली यहाँ पर जो गज़ल है वो आपके विद्यार्थियों प्यार पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। और यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस प्रकार एक प्रिय व्यक्ति होता है जो प्रेम में इतना जो मदमस्त हो गया है, दीवाना हो गया है, तो वो पूरे होश हवास और विवेक के साथ ये कहता है कि मैंने तुम्हारे प्यार का सौदा किया है और मैं तुम्हारे प्यार की पूरी कीमत अदा यानी प्रस्तुत करूँगा। हम बददुरुस्ती है होशो हवास यानी विवेक के साथ, और सौदा करना, खरीदना, और तो दीवाना यहाँ पर ये वर्ब बताया गया है। तो इस प्रकार कवि क्या कहता है कि हे मेरे प्रिय खास व्यक्ति, मैं पूरे विवेक के साथ तुम्हारे जो प्रेम का व्यवहार मेरे साथ है, स्नेहपूर्ण जो मेरे साथ जो आपका व्यवहार है उसकी पूरी कीमत मैं अदा करता हूँ, पूरी कीमत या मूल्य मैं चुकाता हूँ। और कहते हैं ना कि जो भी प्रेम का सौदा करता है वह दीवाना हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जो प्रेम में रोता है लोग उसे दीवाना कहते हैं या उसे पागल भी कह सकते हैं। और समय कवि यहाँ पागल होने के लिए या पागल जैसा प्रस्तुत होने को तैयार भी है, क्योंकि कवि पूरे विवेक के साथ अपने प्रिय की जो प्रेम की कीमत है वो प्रस्तुत देने के लिए, अदा करने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो ये यहाँ पर बताया गया बददुरुस्ती या होशोवास यानी विवेक के साथ, इसका अर्थ है। अगला देखो, अगली जो है वो क्या है, यहाँ पर
कवि ने बताया कि प्रेम में दुख भी होता है, और दो व्यक्ति जब प्रेम करते हैं इंसान, तो उन दोनों के प्रेम में कई बार सुख दुख भी होता है, लेकिन उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों के सामने यदि हम अपना दुख का रोना रोते हैं तो दुख कम नहीं होता है, वो अधिक बढ़ता है। तो कहने का अर्थ तात्पर्य ये है कि दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तो कभी यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, तेरे गम का पाश है अदब है। पाश है अदब मतलब आदर का भाव, कुछ दुनिया का विचार भी है, ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुप के रोले। चुप के पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखो आपके अच्छी तरह से बताया गया, तेरे गम का पाश है अदब है, यानी कि कवि कह रहा है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति दुख दर्द का मेरे मन में हृदय में एक समान है। पाश अदब है यानी दुख दर्द का भाव जो है वो समान का भाव है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, और मुझे तुम्हारा जो है वो आदर, तुम्हारा मैं आदर का भाव, तुम्हारे साथ आदर का भाव भी करता हूँ, तुम्हारे आदर की फिक्र भी मैं करता हूँ, और दुनिया का भी मैं ध्यान रखता हूँ। इस कारण मैं हर जगह या हर स्थिति में प्यार की बातें करूँगा, तो दुनिया मेरी क्या करेगी, भाई मजाक उड़ाएगी ना, हंसी उड़ाएगी। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं सबसे छिपा करके या छिप करके जो प्रेम का दुख और दर्द है उसे चुपचाप अकेले में रो करके व्यतीत कर लेता हूँ। आशय यह है, कहने का तात्पर्य, अभिप्राय यह है कि सच्चे जो प्रेमी होते हैं वो अपना प्रेम और दुख किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते हैं, चुपके ही उसको सहन कर लेते हैं दर्द को। तो ये भी आपको विद्यार्थी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली गज़ल हम पढ़ते हैं। अगली गज़ल जो है वो बताया गया कि किसी चीज़ को पाने के लिए पहले उतना ही खोना पड़ता है, संतुलन होना ज़रूरी है, तवाजुन संतुलन, तभी वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। यदि उसमें एक कम या ज़्यादा होता है तो फिर जो है वो बराबर संतुलन बना हुआ नहीं रहता। फितरत, तो फितरत का मतलब है आदत, कायम यानी स्थापित। ये शब्दार्थ आपको याद करने पड़ेंगे। तो उर्दू मिश्रित हिंदी खड़ी बोली भाषा है। तवाज़ुन इन संतुलन, आलम हुस्न इश्क का मतलब है प्रेम और सौंदर्य का संसार, प्रेम और सौंदर्य का जो जगत है उसमें, इश्क में, प्रेम में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोल ले। तो ये लाइन आपको समझ में आ रही है, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये भी आपने विद्यार्थियों कहावत सुनी होगी। तो उसी का यहाँ पर बताया गया, प्रेम हो या चाहे कोई वस्तु हो। तो कवि कहते हैं कि इस प्रेम के संसार में भी मनुष्य की आदत का ये ऐसा विशेष महत्व है, आदत का एक विशेष महत्व होता है व्यक्तित्व में। प्रेम व्यवहार में भी लेना देना तभी सही होता है जब उसमें संतुलन बना रहता है। तो कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य प्रेम में खुद को जितना अधिक होता है या अर्पित समर्पित कर देता है उतना ही अधिक उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। आशय यह है, भाव यह है विद्यार्थियों की, प्रेम पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, तब जाकर के प्रेम में संतुलन बना रहता है, तवाजुन बना रहता है और प्रेम की प्राप्ति होती है। उसके बाद देख लो विद्यार्थियों अगली गज़ल जो है वो आपके देखो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो शेर है, शेर जो है उसमें सौंदर्य है, चमक है, वो बताया गया। आबो ताब असरा ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेंतों की दमक है, बेंतों मतलब शेर, या हम मोती रोले। तो आबो ताब असरार का मतलब है चमक दमक के साथ, आंखें रखो मतलब देखने में समर्थन रखना, जगमग बेंतों का मतलब शेर की दमक यानी चमक है, या मोती रोले मतलब आंसू बहाना। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर क्या कहता है कि जो मेरे शायरी में चमक दमक है, या कि कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी की जो चमक दमक पर जाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपनी आंखें खोल करके देखना चाहिए, ध्यान से मेरी शायरी को देखना चाहिए कि इसमें चमक मेरे आंसुओं की छाया है। यानी कि आंसुओं में से टपकने वाले मोती जैसे जो आंसू है, आंखों में से मोती जैसे टपकने वाले जो आंसू है वही इसमें है। यानी कि कवि का खुद का दुख दर्द पीड़ा इन आंसुओं के रूप में शायरी में प्रस्तुत हुआ है, और इसी से इन शायरियों में या शेरों में क्या आई है, चमक आई है, ये एक सौंदर्य की भाव प्रस्तुत हुआ है। तो ये यहाँ पर कवियों ने बताया।
आपको ये जो विशेष शब्दार्थ शब्द है इनका, आबुताबसार, ये है चमक दमक है, फितरत है, कायम है, तवाजुन है, संतुलन है, आलम है, उष्ण इश्क है, प्रेम का, सौंदर्य का संसार है, ये शब्द याद करने पड़ेंगे शब्दार्थ, तभी आपको ये गज़लें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगली देखो है दो लास्ट अंतिम गज़लें जो है वो हम पढ़ लेते हैं। ऐसे में तू याद आई, तो यहाँ पर देखो कवि क्या कह रहा है, ऐसे में तू याद है अंजुमन में रिंदों को। अंजुमन का मतलब है, अंजुमन में का मतलब शराब की महफिल, रिंदों यानी शराबियों को, रात गए ग्रंदु, ग्रंदु यानी आकाश, फरिश्ते यानी देवदूत, बाबे गुनाह यानी पाप का अध्याय, पाप का अध्याय जग खोले। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो कवि ने है वो बताया है। तो इसका हम करते हैं विद्यार्थियों हिंदी अर्थ करते हैं। यहाँ पर कवि ने जो है विद्यार्थियों बताया है कि रात्रि में कवि को अपने प्रिय की याद आती है, और प्रेम की, विरह की और पीड़ा की स्थिति में कवि कह रहा है कि तुम मुझे ऐसे याद आते हो जैसे शराब खाने की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है या स्मृति होती है, या फिर जब आधी रात को फरिश्ते यानी आकाश के देवदूत संसार में पापों का क्या करते हैं, बाबे गुनाह यानी पापों का हिसाब किताब कर रहे हो। तो कहने का अर्थ है हुआ प्रेम की स्थिति में जो प्रियतमा है वो नशीली वस्तु के समान या पवित्र फरिश्ते के समान दिखाई देती है, ये यहाँ पर बताया गया। कवि को उसी तरीके से जैसे शराबियों को शराब की महफिल में शराब याद आता है, उसी तरीके से कवि को अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है। या फिर आधी रात्रि में जैसे आकाश के देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वो जिस तरीके से संसार के लोगों के पापों का अध्याय को खोल करके उसका हिसाब किताब करते हैं, वैसे ही कवि को अपने प्रिय तमा की या प्रिय व्यक्ति की याद आती है। और अंतिम जो है वो प्रशंसा की गई है यहाँ पर फिराक गोरीपुर गज़लों की, कि लोग मुझसे आकर कहते हैं कि फिराक सदके, सदके मतलब कुर्बान, फिराक एजाज शुक्न यानी कि एजाज शुक्न का मतलब है सौंदर्य, गज़लों का जो सौंदर्य है, बेहतरीन जो गज़ल है शायरी है। और पर्दों का मतलब है चरण, यहाँ पर पर्दे शब्द भी है, पर्दों का मतलब चरण। तो एक तरीके से ये बताया गया है कि फिराक गोरब की जो गज़ल है उन गज़लों में मीर की गज़ल के जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं, या उसी तरह की बेहतरीन शायरी यहाँ पर फिराक गोरब ने लिखी है। तो लोग कह रहे हैं कि तुमने इस प्रकार से इतनी सुंदर और सौंदर्य से युक्त बेहतरीन शायरी कैसे जो है वो सीख ली, या किस प्रकार तुमने ये जो है वो गज़लें प्रस्तुत की है या कहाँ से सीखी है। हम इन गज़लों पर है वो फिदा है, या कह सकते हैं कि आपकी गज़लें हैं वो बेहतरीन हैं, ज़ोरदार है। सदके फिराक यानी कि आपकी गज़लों पर फिराक हम कुर्बान है। एजाज शुक्न बेहतरीन सौंदर्य से युक्त ये ऐसी गज़लें आपने या गज़लों की आवाज़ कहाँ से प्राप्त कर ली। इन गज़लों के पर्दों में यानी इस गज़लों के चरणों में तो गज़ल गायक मीर की गज़लों के शब्द बोलते हैं, या उसी प्रकार से जो बेहतरीन गज़लें हैं आपकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर खुद की प्रशंसा की गई है, और इस प्रकार विद्यार्थियों ये सभी गज़लों का हमने भावार्थ किया। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।